हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास को, जिसको हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट करेंगे। इसके जो पॉइंटर हैं, वन लाइनर हैं, हम उनको कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, नेट वगैरह एग्जाम, जेआरएफ के लिए भी ज़रूरी है, जिसमें हम 1 लाख क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। देखिए, इसमें 1 लाख क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और यदि फ्रेंड्स आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो कमेंट कर दीजिए, आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। 167 पेज से स्टार्ट होगा हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, भारत पर मुगल आक्रमण। पहले आते हैं अरब गजनवी गौरी का आक्रमण। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हैं, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। हजरत मोहम्मद के विषय में सही कथन क्या है? जो पैगंबर हजरत मोहम्मद हैं, इनके बारे में सही कथन हो जाएगा, पैगंबर मोहम्मद ने एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने मतलबियों के लिए एक ही समुदाय की सदस्यता का उपदेश दिया है कि एक ही समुदाय में सदस्य बनो। पैगंबर मोहम्मद द्वारा भाषा एवं संस्कृति से अरब के थे। तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं वह कैसे थे? भाषा और संस्कृति से अरब थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्य क्या कहलाए हैं? जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, इनके कथन और कार्य को कहा गया है हदीस। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी का नाम क्या है? नाद ए मोहम्मदी। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी का नाम है नाद ए मोहम्मदी, जिसको संकलित किया गया है जियाउद बर्नी ने। ये फिरोज तुगलक के समय था ना, जियाउद बर्नी। तो इनकी जीवनी क्या है? पैगंबर मोहम्मद साहब की नाद ए मोहम्मदी, और इसका संकलित किया है जियाउद बर्नी ने। मक्का कहाँ पर है? तो सऊदी अरब में स्थित है मक्का। नेक्स्ट आते हैं अरब। भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क सबसे पहले किस प्रकार से हुआ था? तो मालवा समुद्र तट पर अरब व्यापारियों के आने पर भारत का संपर्क इस्लाम से हुआ था। तो भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क सबसे पहले किस प्रकार हुआ था? तो मालवा समुद्र तट पर अरब व्यापारियों के आने पर। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किए गए हैं? तो भारत में सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण है वह अरबों के द्वारा ही किए गए थे। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? 712 ईस्वी में पहला मुगल आक्रमण हुआ था, या मुस्लिम आक्रमण, मुगल नहीं, मुस्लिम आक्रमण हुआ था। पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में हुए हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो जो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन माना जाता है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को पहला मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंधी की विजय कब की गई थी? तो 712 में आया था, 712 में ही विजय की थी। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंधी की विजय की गई है 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान कौन से थे? तो मोहम्मद बिन कासिम ने देवल, निरून, शहवान, दाहिर, ब्राह्मणवाद, आरूर एवं मुल्तान पर आक्रमण किए हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो अभियान चलाए गए थे उसमें आते हैं देवल, निरुन, शहवान, दाहिर, ब्राह्मणवाद, आरूर और सुल्तान नहीं मुल्तान मुल्तान पर आक्रमण किए हैं मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे अपने सामने कौन सी खतरनाक हथियार लेकर, मतलब अपने साथ में कौन सी खतरनाक हथियार लेकर आए थे? जब अरबों ने 712 में भारत पर आक्रमण किए तो अपने साथ लेकर आए थे नफ्ता और मंजनीक। क्या लेकर आए थे? नफ्ता और मंजनीक लेकर आए थे। मतलब सोचना, अपने यहाँ से एक मंजिल लेकर आए थे और वहां का हफ्ता लेकर आए थे, नफ्ता और मंजनीक लेकर आए हैं। खतरनाक हथियार हुआ करते थे। और इनके अभियान की ट्रिक बनाई क्या? देखो, इनके कौन से मोहम्मद कासिम आया तो पहले उसने सोचा कि हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर पूरा वल लगा देंगे। देवल, निरून, इनको निरून हराने के लिए निवन, सहवान उनके मेहमान बन के आए थे।
दाहिर, दाहिर के यहाँ मेहमान बन के आए थे। दाहिर के यहाँ देखो, देवल पूरा बल लगाकर, निर्हून मेहमान बन के आया दाहिर के यहाँ। उसने वहां पे देखा ब्राह्मणवाद और मुल्तान को, लेकिन वो तो मुल्तान था ना, तो ब्राह्मणवाद देखा और मुल्तान। फिर क्या हो गई, मोहम्मद बिन कासिम की भारत पर अभियान की, देवल, नरून, शहवान, दाहिर, ब्राह्मणवाद, अरोर और मुल्तान। अरबों की सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी मोहम्मद बिन कासिम ने, तो इसका वर्णन कहाँ से मिलता है? चर्चनामा से मिलता है, क्योंकि चर्चे का विषय था, चर्चनामा में मिलता है। चर्चनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अरबी से आक्रमण किया गया था, अरबों ने किया था, अरबी भाषा में लिखा। चर्चनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। चर्चनामा पूर्व मध्यकालीन भारत के किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करता है? तो सिंध का वर्णन करता है। अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो जब अरबों ने आक्रमण किया था सिंध पर, तो वहां पर दाहिर का शासन हुआ करता था। किसका था? दाहिर का था। सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उनकी विधवा रानी रानी बाई ने वीरतापूर्वक किस दुर्ग की रक्षा की थी? तो इसका नाम है रावर के दुर्ग की। जब सिंध में दाहिर की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी विधवा रानी रानी बाई के द्वारा वीरतापूर्वक रक्षा की गई थी। कहाँ के? रावर के दुर्ग की। रावर रावर के दुर्ग की रक्षा की गई थी इनके द्वारा। एक घटना डैश एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहास के अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा गया है? तो एक घटना एक परिणाम रहित विजय थी, ये कहा गया है लैनपूल के द्वारा। सिंध विजय के बारे में इसने कहा है कि एक घटना एक परिणाम रहित विजय थी, लैनपूल के द्वारा कहा गया है। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर किस नाम से एक नगर स्थापित किया था? तो इसका नाम रखा था महफूज। अरबों से अरब से ये लोग यहाँ पर आए, कितने सारे अभियान इनके द्वारा किए गए। अब उनको क्या चाहिए? महफूज जगह चाहिए, तो सिंध नदी के तट पर इनके द्वारा एक नगर स्थापित किया गया 721 में, जिसका नाम रखा गया था महफूज। किस स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा था? तो सोने का ग्रह किसको कहा है? तो मुल्तान को कहा है, मुल्तान। तो यहाँ उनको सुल्तान मिल गया, तो सोने का क्या बना दिया इन्होंने? ग्रह बना दिया। किसके लिए? अपने सुल्तान के लिए। तो मुल्तान को कहा था स्वर्ण ग्रह। नेक्स्ट आता है गजनवी। गजनवी गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। तो जो गजनी राजवंश है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल्पतगीन के द्वारा की गई थी। गजनी राज्य आधुनिक समय में कहाँ पर स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। तो गजनी राज्य है वह वर्तमान आधुनिक जो भारत में अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है। मोहम्मद गजनवी किसका पुत्र था? तो सुबक्तगीन का था। लेकिन जो गजनी राजवंश है, इसकी स्थापना अल्पतगीन ने की थी। अल्पतगीन का पुत्र था सुबक्तगीन, और सुबक्तगीन का पुत्र कौन था? गजनवी था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए हैं? तो 17 बार आक्रमण किए हैं। मोहम्मद गजनी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किए गए हैं। कौन सा चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो ये इसका नाम है विद्याधर। मतलब विद्या जिनके पास होती है वो किसी से पराजित नहीं होता। तो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था विद्याधर। किसने मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो भीमदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो फिर इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था। सोमनाथ पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? तो इसका नाम है भीम प्रथम। जब सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, उस समय चालुक्य सोलंकी वंश का राजा था भीम प्रथम गुजरात में। महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया था? जयपाल को हराया था। जय बोली और उसको हरा दिया। मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत में सबसे पहले हराया गया था जयपाल को। और कौन नहीं हारा था? तो विद्याधर इनसे नहीं हारे थे। किस हिंदू शासित शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूद कर आत्मदाह कर लिया था? तो इसका नाम है जयपाल। जब इतने सारे आक्रमण किए और
ये बार-बार हारते जा रहे थे जयपाल, तो इन्होंने क्या किया, स्वयं के द्वारा प्रज्वलित की चिता और खुद उसमें कूद गए। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो उसका नाम था उद्भांड या उदभांडपुर। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय जो हिंदू शाही राज है उसकी राजधानी क्या थी? उद्भांड थी या उदयभांडपुर थी? उद्भांडपुर। मोहम्मद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? आनंदपाल ने किया था। तो राजपूत शासकों के द्वारा आनंद से एक संघ बनाया गया जो कि गजनबी को परास्त करेगा। क्या नाम रखा था? आनंदपाल ने इस संगठन का नेतृत्व किया था। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय दिद्दा कहाँ की रानी थी? तो ये कश्मीर की थी। दिद्दा रानी, जो दीदी बोलते ना, वो इन्हीं के लिए बोला जाता है क्योंकि ये इतना प्यार करती थी अपनी प्रजा से जैसे एक बहन, बड़ी बहन अपने छोटे भाई बहन से करती हैं। तो दिद्दा कहाँ की रानी थी? तो ये कश्मीर की रानी थी जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में अपने कौन से अभियान में मथुरा और कन्नौज के मंदिरों को लूटा और ध्वस्त किया था? तो इसने 12वें आक्रमण में, तो देखो 17 बार आक्रमण किए हैं इसने, और 17 में से जो 12वां आक्रमण था वह किस पर किया गया था? मथुरा और कन्नौज पर किया गया था। कब किया था? 1018 में किया गया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? तो इनका नाम था कुलचंद्र। तो जो चंद्रवंशी हैं कुलचंद्र, इनके द्वारा किया गया था यहाँ का शासक। शासक कौन थे? मथुरा के शासक कुलचंद थे। कब? 1018 ईस्वी में, जब गजनबी का 12वां आक्रमण था मथुरा और कन्नौज पर। सुल्तान महमूद की भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो मोहम्मद गजनबी है, सुल्तान महमूद है, ये क्यों आक्रमण कर रहा था? धन संग्रह करने के लिए, धन संग्रह करने के लिए भारत पर। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करना करता था? तो भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमण के साथ में पर कौन सा समुदाय था जो भारतीय तात्कालिक राजाओं के शासकों को सूचित करता था? तो इसका नाम है जयपाल, फतेह, दाऊद और महिपाल। जयपाल, फतेह, दाऊद और महिपाल। तो ये जयपाल फतेह करके जाते थे सारे दाऊद के पास और वहाँ बताते थे, पूरी महिमा मंडल करते थे इसका, मोहम्मद गजनवी की। तो मोहम्मद गजनवी की आक्रमण करने के समय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासक को सूचित कौन करता था? या सूचित करता था कौन? जयपाल, फतेह, दाऊद और महिपाल। महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन थे? तो महमूद गजनवी के कुछ दरबारी विद्वान थे जिनमें आते हैं अलबरूनी, उतवी, फरावी, उजरी, तुशी, बहकाकी, मंसूरी और फिरदोशी। फिरदोशी, बहकाकी, उतवी और अलबरूनी प्रमुख माने जाते हैं। तो मोहम्मद गजनवी के दरबार के प्रमुख विद्वानों के नाम हैं अलबरूनी, उतवी, फैरावी, उजरी, तुशी, बहकाकी, उनसुरी और फिरदोशी। ये मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि थे या दरबारी विद्वान थे। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन है? तो बस देखो आ गया ना उतवी, तो इनके मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहास है उतवी। तारीख यामनी किसने लिखी है? उतवी के द्वारा लिखी गई है। जैसे कि यामनी मतलब बिजली की कड़कती है तो अपन उतक जाते हैं ना, तो तारीख यामनी लिखी है उतवी के द्वारा। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित है? तो मोहम्मद गजनवी के। तो शाहनामा है मोहम्मद गजनवी के दरबार में था, फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। किसे फारसी का होमर कहा जाता है? और ये हो जाएंगे फिरदौसी। देखो फारसी का होमर फिरदौसी को कहा जाता है। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम क्या है? अलबरूनी, उतवी, फिरदौसी, फारूकी, बहकाकी, ये सब आए थे मोहम्मद गजनवी के समय भारत पर। अलबरूनी भारत कब आया था? तो ये 11वीं शताब्दी में आया था जब इसका शासक गजनवी आया था। अलबरूनी के संबंध में सत्य कथन क्या है? उसका ग्रंथ उस समय की जीवंत भारत पर आधारित था या उससे प्रभावित था। यह संस्कृत का विद्वान था। यह त्रिकोणमिति का भी विशेषज्ञ था। तो जो अलबरूनी है, यह इसके द्वारा भारत का जीवंत इतिहास लिखा गया है, संस्कृत भाषा को जानने वाला था और त्रिकोणमिति के भी विशेषज्ञ रहे हैं। अलबरूनी कहाँ से आया था, कहाँ का रहने वाला था? तो इसका संबंध था खीवा से, जो प्राचीन खवारिज्म है यहाँ से आता है। अलबरूनी का संबंध कहाँ से है? खीवा से है, जो कि प्राचीन खवारिज्म से संबंधित था। किताब उल हिंद जो पुस्तक है वह किस इतिहास
का उल्लेख करती है तो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। किताबुल हिंद किसने लिखी है? अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। अल-बरूनी की रचना किताबुल हिंद के विषय में कौन सा सही हो जाएगा? किताब उल हिंद में दिया गया भारतीय सभ्यता का संदेशशील मतलब संवेदनशील अध्ययन दिया है इसमें। मुख्यतः भारत की संस्कृति, सामाजिक और बौद्धिक इतिहास का अध्ययन दिया है। अल-बरूनी की जो किताबुल हिंद है इसमें भारतीय सभ्यता का संवेदनशील अध्ययन दिया है। भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक इतिहास का अध्ययन भी इसके अंतर्गत दिया गया है। अल-बरूनी का पुराण अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, देखो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन बना था, पहले मुसलमान कौन था? इसका नाम है अल-बरूनी। इससे पहले कोई आए नहीं थे शासक जिन्होंने तिरुचि ली हो। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला संस्कृत का ज्ञाता था अल-बरूनी, तो इसने संस्कृत में इसका अध्ययन किया था। हिंदुओं का यह विश्वास है कि उसके देश जैसा कोई देश नहीं है, उसने राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजा के समान कोई राजा नहीं है, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह अल-बरूनी के द्वारा कहा गया है। उस समय भी यही था और अभी भी यही है कि हिंदू में इसी यही विश्वास है अभी भी कि भैया उनके देश के जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र के जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजा के जैसे कोई राजा नहीं है, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। अल-बरूनी ने कहा था और ये आज भी लागू होता है और सही भी है। अल-बरूनी के अनुसार आत्मज कौन थे? तो अंतज कौन थे? तो अल-बरूनी के द्वारा जो अंतज शब्द लिया गया है वह शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघों के लिए लिया गया है। तो अल-बरूनी के द्वारा एक वर्णन किया गया है जिसमें आता है अंतज। इसमें शूद्रों से भी निम्न लोगों के लिए जो 8 शिल्पी संघ हैं उनके लिए कहा गया अंतज, मतलब जो अंत में आते हैं, मतलब ये ऐसे थे जो कि जंगलों में वगैरह में रहते थे। पहले जो आदिवासी वगैरह थे, जनजाति थे, उनके लिए कहा गया था, चंडाल वगैरह के लिए इसका प्रयोग किया था, लेकिन बाद में इन्हें शूद्रों ने ले लिया। फिर शूद्रों के बाद जो निम्न और लोग थे, 8 शिल्पी संघ थे, उनके लिए ये प्रयोग किया जाने लगा। इनका जो अंतज है इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में और वैदिक काल में भी मिलता है। तहकीक हिंद किसकी रचना है? तो अल-बरूनी की है तारीख हिंद। ये तहकीक हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? यह अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। अल-बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं और 11वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर शासन किया था? तो वो थे हिंदू शाही वंश। तो ये किसके उत्तराधिकारी थे? तो ये थे कुषाणों के उत्तराधिकारी जिनके द्वारा 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में उत्तरी भारत पर शासन किया गया है। महमूद गजनवी ने किसी भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी? तो अल-बरूनी को दी थी। जब मोहम्मद गजनवी भारत आए, ने देखा कि भैया भारत तो सच में सोने की चिड़िया है, इसके बारे में लिखना चाहिए, तो अल-बरूनी को भी लेकर आए साथ में और इनसे बोला कि भारत के बारे में लिखो। फतहनामा जो ग्रंथ है वह किससे संबंधित है? तो फतहनामा का संबंध हो जाएगा अरबों की सिंध विजय से। चचनामा भी बताती है हमें सिंध विजय, और वैसे ही ये जो है फतहनामा ये भी बताती है किसके बारे में? अरबों की सिंध पर विजय के बारे में बताती हैं। गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं होते थे? तो इसमें ग्रीक शामिल नहीं होते थे। तो जो मोहम्मद गजनवी है इसके पूरे सैन्य संगठन में ग्रीस लोग नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे ग्रीक लोग? क्योंकि वो ग्रीस फैला देते थे, खुद फिसल जाते थे, इसलिए ग्रीक नहीं आते थे। मोहम्मद गजनवी का हिंदू राज सेनापति कौन था? तो इसका नाम था तिलक। अपने सेनापति का हमेशा तिलक करता था क्योंकि वह हिंदू सेनापति था। मोहम्मद गजनवी का हिंदू सेनापति का नाम क्या था? तिलक। मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने। देखो सोमनाथ मंदिर लूटने आया, मथुरा लूटने आया, कन्नौज वगैरह इसने लूटे और कितने सारे मंदिर लूटे और बहुत लूटपाट की और बहुत सारे लोगों को मारा, और किन से करवाया है? हिंदुओं से करवाया है। अपनी सेना में बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त करता था मोहम्मद गजनवी, और इसका सेनापति कौन था? तिलक था। वाह। विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? मोहम्मद गजनवी ने लूटा था, और इसका सेनापति कौन था? तिलक। ये तो कभी नहीं भूला जाएगा। अब तो हिंदुओं से सोमनाथ मंदिर को लुटवा दिया। सोमनाथ मंदिर जिसे मोहम्मद गजनवी ने ध्वंस किया था किस देवता के लिए समर्पित है? तो बस शिवलिंग है वहां पर, पहली ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ जी, तो ये शिव जी से समर्पित है। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका नाम है खुसरो
मलिक, खुसरो मलिक था, बहुत खुश हुआ होगा, इतनी सारी संपत्ति छोड़ के गए हैं गजनी में, गजनवी। तो गजनी वंश का अंतिम शासक कौन है? अमीर खुसरो, नहीं खुसरो मलिक है, अमीर खुसरो नहीं, खुसरो मलिक है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के लिए चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा। मोहम्मद गजनवी के द्वारा संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के भी निर्गत किए थे। मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? तो जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था वहां की राजनीतिक और सैन्य दुर्बलता का उजागर होना। अभी तक सब लोग क्या मान रहे थे, भारत सोने की चिड़िया है और यहाँ के राजा क्या थे, बहुत शक्तिशाली थे, कोई आक्रमण नहीं करता था। लेकिन मोहम्मद गजनबी के द्वारा 17 बार आक्रमण करके ये बता दिया गया कि यहाँ की राजनीति और जो सैनिक है वह कितने दुर्बल हैं। मोहम्मद गजनबी के आक्रमण का एकमात्र स्थायी परिणाम क्या हुआ था? तो ये तो सबसे ज्यादा प्रभाव दिखा था, लेकिन जो स्थायी परिणाम थे वो थे पंजाब को उनके शासन में मिला लिया गया था। तो गजनबी के द्वारा गजनी में पंजाब को मिला लिया गया था। तो ये एक स्थायी परिणाम देखने को मिलता है। मोहम्मद गजनबी के 17 आक्रमण देखते हैं, इसमें मतलब इसमें प्रमुख देखते हैं कौन कौन से थे और कब किया है। पहला आक्रमण इसने 1000 ईस्वी में किया था और सीमावर्ती नगरों पर। पहला आक्रमण धीरे से किया, एक ही बार किया था, तो आसपास के जो सीमावर्ती नगर थे उन पर किया। दूसरा आक्रमण इसने 1001 से 1002 में किया, पंजाब में किया, तो दूसरी बार में इसने सीधा पंजाब आला, तो पंजाब पर किया। तीसरा आक्रमण 1003 से 1004 में किया है और भेरा उच्च में किया था, तो 3 में क्या पे किया है, भेरा में इसका आक्रमण किया गया है। चौथा 1005 से 1006 में किया है और मुल्तान पर किया है, तो 5 से मुल्तान पर आक्रमण किए हैं। पांचवा आक्रमण 1007 में किया था और ये भी पंजाब पे किया था, दूसरा पंजाब पे किया और पांचवा भी पंजाब पे किया है। छठवा 1008 में किया है और वे हिंद आनंदपाल द्वारा गठित संघ के विरुद्ध में किया था। आनंदपाल क्यों बनाया गया था? जो हिंदू राजपूत शासक थे इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया था जिससे ये किससे लड़ते थे, गजनबी से लड़ते थे, उस पर आक्रमण किया था इन्हें। छठवा। सातवां आक्रमण 1009 में किया था और नगरकोट में किया था। तो आठवां आक्रमण 1010 में किया है और मुल्तान पर किया था। नौवां आक्रमण 1013 से 1014 में किया है आनंदपाल पर। तो सातवां आक्रमण भी आनंदपाल पर किया था और नौवां आक्रमण भी किया है और हिंदू शासी राज्य के विरुद्ध में। छठवां किया था ना। 10वां आक्रमण 1014 ईस्वी में थोरेश्वर पर किया गया। 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी में किया गया है कश्मीर पर। 11वां एक एक। 12वां आक्रमण अभी देखा था कि इसने कन्नौज, वरण या बुलंदशहर में किया था। महावन अर्थात मथुरा पर आक्रमण किए थे। 13वां आक्रमण 1018 में किया गया था और ये भी मथुरा में हुए थे। मथुरा में 2 बार हुए हैं, देखो 2 बार नहीं 3 बार हुए हैं भाई साहब, देखो 12 में किया, मतलब 12वां आक्रमण किया था 1018 में कन्नौज, वरण और महावन मतलब मथुरा में, और 13वां आक्रमण किया था 1018 में ही मथुरा पर। 14वां आक्रमण किया 1018-19 में वृंदावन और कन्नौज पर फिर से, मतलब एक बार मथुरा आके लूटा, फिर से मथुरा आके गया, फिर वृंदावन गया। फिर 15वां आक्रमण उसने मतलब 1019 से 20 में किया था चंदेल राजाओं के विरुद्ध। 16वां आक्रमण उसने किया था ग्वालियर के कालिंजर पर और 17वां जो आक्रमण था वो किया था उसने सोमनाथ पर, वो भी 1026 से 27 के बीच में। अब आता है गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कहाँ पर हुआ था? तो इसने मुल्तान पर किया और 1175 में। सबसे पहले माँ से मोहम्मद गौरी, माँ से मुल्तान पर आक्रमण किया सबसे पहले। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को बहुत पीटा था तो भीम द्वितीय के द्वारा, जो कि मूलराज द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं। किसने? भीम द्वितीय के द्वारा इसको पराजित किया गया था मोहम्मद गौरी को। ये राजस्थान के साइड से आ रहा था, गुजरात के साइड से। भीम द्वितीय वहां पे बैठे हुए थे, बस इन्हें खूब पीड़ा, तो दूसरी बार ये कभी गुजरात के यहाँ से इसने आक्रमण नहीं किए मोहम्मद गौरी के द्वारा। भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय के द्वारा इसको पराजित किया गया था। भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में किस स्थान पर मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? तो इसका नाम है आबू पर्वत की तलछटी पर। तो देखो ये जो मूल
मतलब मूलराज हैं या भीम द्वितीय हैं, ये बहुत छोटे थे उस समय। सोचना, देखो ये कौन थे, बहुत छोटे थे। इनकी माँ थी, इनकी संरक्षिका थी, इनका नाम क्या था, नायिका देवी। इन्होंने इसका नेतृत्व किया था और इन्होंने हराया था मोहम्मद गौरी को, परास्त किया था, मतलब आबू पर्वत से हटाया, इसको हराया था। इसलिए ये कभी नहीं आया इस साइड से, गुजरात से। क्यों नहीं आया, क्योंकि उसको पता था गुजरात राजस्थान वाले साइड से कि जब एक महिला उसको हरा सकती है तो उसका बेटा तो नहीं पता था क्या ही करेगा, तो इनके द्वारा ये हारा था। अभी भटंडा साइड से आके आक्रमण करेगा। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था। 1191 में हुआ था तराइन का पहला युद्ध। तराइन के पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था तराइन का पहला युद्ध। और कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुए थे। तराइन का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। यह युद्ध किसके द्वारा मुस्लिम शक्ति की स्थापना की गई थी, तो भारत पर मुस्लिम शक्ति की स्थापना की गई थी तराइन के दूसरे युद्ध में, क्योंकि इस समय पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। इससे क्या हुआ, तो भारत पर मुस्लिम की शक्ति का स्थापना कर दी गई। मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किए जाने गया प्रथम भारतीय शासक कौन था, तो इसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो अभी तक मोहम्मद गौरी ने भीम प्रथम से हारा था, भीम द्वितीय से हारा था। उसके बाद इन्होंने भटिंडा पर आक्रमण किए, तो इनके द्वारा पृथ्वीराज चौहान पहले भारतीय शासक हराए गए थे। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमण से तराइन द्वितीय का युद्ध हार गया थे, तो ये है मोहम्मद गौरी से तराइन की दूसरा युद्ध हार गए थे। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुए। किस दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया गया था, तो ये है तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी के द्वारा इनके राज्य पर शासन कर लिया गया था, कब्जा कर लिया गया था। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्ष तक शासन किया। यह कथन किसका है, तो यह हसन निजामी के द्वारा कहा गया है। तो पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया गया, अजमेर लेके गए और वहां पर उनको कैद कर लिया और कुछ दिन तक गौरी ने इसके अधीनस्थ कुछ वर्ष तक शासन किया। ये बात किसने कही है, तो ये कही है हसन निजामी की, जिसको किसी ने नहीं मानी। हसन निजामी की बात किसी ने नहीं मानी। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो जयचंद को हराया गया था चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने चंदावर को युद्ध में जयचंद को हराया था 1194 में। चंदावर वर्तमान में कहाँ पर है, जो चंदावर जगह है उसका संबंध है अभी वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर। चंदावर कहाँ पर स्थित है, फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है और यहाँ पर जयचंद को हराया गया था। मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध किसके साथ मिल गए थे, तो जो मोहम्मद गौरी हैं वह खुसरो शाह के विरुद्ध किसके साथ मिल गए थे, तो कश्मीर जम्मू के शासकों के साथ मिल गए थे। तो जब खुसरो से शाह से इनको विजय करनी थी, लड़ना था दोनों को, मोहम्मद गौरी और खुसरो को, तो इनने क्या किया, गौरी ने जम्बू या जम्बू जो शासक हैं, जम्मू के शासक हैं, उनके साथ मिलकर खुसरो को हराया था। सीमांत क्षेत्र के वे उग्र निवासी कौन थे जिन्होंने मोहम्मद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की थी, तो ये है खोखर। जो खोखर एक क्या थी, जनजाति थी, आदम जनजाति थी। इनने मोहम्मद गजनबी को भी परेशान किया है, मोहम्मद गौरी को भी परेशान किया। जब मोहम्मद गौरी सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था ना, तो खोखरों ने उसको बीच में लूट लिया और गौरी को भी इसी के द्वारा परेशान किया गया था। मोहम्मद गौरी गजनबी जाते समय किसने हत्या कर दी थी, खोखरों ने कर दी थी। देखो इनको तो लूटा था गजनबी को, लेकिन जब मोहम्मद गौरी जा रहे थे, गजनी वापस जा रहे थे, तो खोखरों ने उनकी हत्या ही कर दी। मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सुल्तान के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है तबकाते नासिरी में। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर विजय प्राप्त की, नव स्थापित तुर्की सल्तनत स्थापित की, इसका विवरण हमें कहाँ से मिलेगा, तबकाते नासिरी में। सब कुछ नाश कर दिया और इसका वर्णन हमें मिला है तबकाते नासिरी में। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी, तो मोहम्मद गौरी ने अपनाई थी। देखा कि भारत में ये लक्ष्मी जी इतनी फेमस है,
जिसके पास लक्ष्मी जी की प्रतिमा होती है वह उस लक्ष्मी जी भी उनके पास होती है। तो बस इनने क्या स्थापित की, अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति स्थापित की है मोहम्मद गौरी ने। किसने ऐसे सिक्के जारी किए थे जिसमें हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा। सरस्वती जी की भी आरती थी और हाथी को भी थी शायद, या नंदी था सिक्कों पर। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था। तो बंगाल और बिहार को किसने लूटा है? बख्तियार खिलजी के द्वारा। नालंदा महाविहार का विध्वंस किसने किया है? बख्तियार खिलजी ने किया है। नालंदा विश्वविद्यालय को या महाविहार का ध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक के अक्ता, एक ही बार दिया था इनने अक्ता, आजा भैया आका, और इनको प्रदान कर दिया। तो अक्ता प्रदान किया था किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद गौरी के आक्रमण देखते हैं। तो सबसे पहले उसने मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 में, और यहाँ पे कौन था? भीम द्वितीय थे, और इनकी जो रानी मतलब माँ थी, माँ के द्वारा इनको हराया गया था, फिर नहीं गया वहां पर। फिर इसने अहिलवाड़ का युद्ध किया 1178 में, फिर पेशावर में किया, पंजाब में फिर सिद्धम पर किया 1182 में, फिर तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, फिर कन्नौज में चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। इसमें जयचंद हारे थे, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और इसमें इनकी हार हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की तराइन के दूसरे युद्ध में। फिर आते हैं बख्तियार में, नहीं, बिहार में बख्तियार के नेतृत्व में बख्तियार खिलजी के द्वारा 1197 में नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया गया। बुंदेलखंड में ऐबक के नेतृत्व में किया गया था, और इसी के समय बुंदेलखंड में जब इस ऐबक ने आक्रमण किया था ना, तो हमारे जो महाकाल वगैरह है ना, उस पर भी आक्रमण किया था इस ऐबक के द्वारा। फिर आता है बंगाल में, बख्तियार के नेतृत्व में आक्रमण किए गए थे 1204 से 1205 में। भारत में तुर्की आक्रमण के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। जो तुर्की आक्रमण है वो सत्य बताने हैं उनके बारे में। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे, तो ये सही है कि तुर्की आक्रमण जब भारत पर हुए तो वो सफल ही हुए थे। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी सही है कि उत्तर भारत में देखो, जयचंद्र ने 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा और हार गए। पृथ्वीराज चौहान का साथ देते थे तराइन के दूसरे युद्ध में, तो ये नौबत ही नहीं आती कि 94 में खुद हार गए। तो ये क्या थे? एकता नहीं थी उत्तर भारत में, राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए सब लोग एक एक करके सब हार गए। उत्तर भारत में तुर्कियों की विजय की एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? तो ये बोला है एम हबीब के द्वारा बोला गया है कि उत्तर भारत पर तुर्की की जो विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, कि वहां पर नगरीय क्रांति आ रही थी, तो ये उसका मुख्य कारण था। अलग अलग नगर थे, एम हबीब के द्वारा ही कहा गया है। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 में। फिर मोहम्मद गजनवी आया, इसके साथ मतलब 1100 के समय से आक्रमण किए थे, और 17 बार आक्रमण किए हैं मोहम्मद गजनवी ने। फिर आते हैं मोहम्मद गौरी, ये आए हैं तुम्हारे तराइन के 1175 के समय, है ना, आक्रमण किए थे। और फिर चंगेज खां और तैमूर के द्वारा फिर बाद में आक्रमण किए गए। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध में हिंदू शासकों के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो राजनीतिक एकता का अभाव था इनमें। भारत में तुर्कियों की विजय के कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो तुर्कियों की विजय का मुख्य कारण था घुड़सवार सेना का इस्तेमाल। उनके द्वारा घुड़सवार सेना का प्रयोग किया जाता था, और अभी तक हमने किया ही नहीं था, इसलिए यह कुशल सैनिक नहीं थे घुड़सवार में। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत।